Yes. Hello. Hello, sir. Good evening. Good evening. How are you, Namrata? Fine, sir. बहुत बढ़िया। और आज आपके साथ शो है, ये सोचकर मैं और ज्यादा खुश हूँ और ज्यादा रेडी हूँ। मेरे को भी खुशी है। आपने मुझे इंस्टाग्राम जो कि नवयुवाओं का माध्यम है, सोशल मीडिया है, जी। उस पर जोड़ दिया है। और ये मेरे लिए एक रोमांच का वो है कि मैं इस पर लाइव हूँ आपके साथ। सर, आपके लिए रोमांच का विषय है और मेरे लिए मैं कहूँ ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरी जिंदगी का कि मैं आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ इस वक्त बात कर पा रही हूँ। आपने समय दिया है। सर, मैं नम्रता सावंत आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ शो ये दूरियों पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग आपके साथ जो आधा घंटा है। आई जी। लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग दैट विद यू। थैंक यू सर। सर, दर्शकों को मैंने आपके बारे में जितनी मुझे जानकारी थी उतनी मैंने प्रदान की है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसे विस्तार पूर्वक आप हमें और बताएं। देखिए, आपने बता दिया है कि मैं एमएससी एमफिल फिजिक्स में हूँ और यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो हमेशा से ही मैं आगरा से एजुकेशन पूरी करी है। मेरा जो परिवार है वह आगरा से है। और जब मैंने एमफिल कर ली थी तो उसके बाद मुझे सीधे मैं जाना चाहता था कॉलेज में, और मैंने पीएचडी भी ज्वाइन कर ली थी न्यूक्लियर फिजिक्स की। लेकिन फिर ऐसा भाग्य बना, नियति का समय था, डेस्टिनी है, कि मुझे एक मौका मिला डून स्कूल में जाने का। वहां पर फिजिक्स की जगह थी। वैसे तो मेरा स्कूल, ना मैं दून स्कूल को जानता था और ना ही मैं स्कूल टीचर बनना चाहता था। मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता था और उसके लिए मैं इंटरव्यू भी दे चुका था। और जी। यूपी हायर एजुकेशन ने बाद में मुझे सेलेक्ट कर लिया था। परंतु मैं जब मैं डून स्कूल में गया तो वहां पर मैंने हरियाली देखी, ग्राउंड्स देखे, और फिर मैं भूल गया। अगले 11 साल मैं वहीं रहा। आपने जैसा ग्राउंड के बारे में बताया, मैंने भी दर्शकों को ये जानकारी प्रदान की है कि आपका स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि है। आप बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ट्रैकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, एडवेंचर एक्टिविटीज है। तो सर, इसका शौक आपको हमेशा से रहा है? आई मीन, आउटडोर एक्टिविटीज। बचपन से ही मैं खेल और पढ़ाई दोनों में लगभग बराबर समय देता रहा हूँ। देखिए, क्या आप सुन सकते हैं? इतना मैंने थोड़ा दूर रखा है ये। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। ओके। मैं ये कह रहा था कि खेल मेरे लिए शिक्षा का माध्यम है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जो खेल के मैदान पर बंदा सीखता है वो जी। क्लासरूम में नहीं पढ़ सीख सकता। इसका मतलब है, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, जब हम डिबेट के लिए मंच पर जाते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, जो हम वह सीखते हैं वो जिंदगी में काम आता है। क्लासरूम की पढ़ाई हमारे मस्तिष्क को बड़ा करने में काम आती है, हमको एक अच्छा जॉब दिला सकती है। लेकिन जिंदगी अगर पूरी तरह जीनी है तो खेल के मैदान पर सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आज भी इसीलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण बात मानता हूँ। और जब से दिल्ली कॉलेज में आया हूँ, जो कि खेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर इतने सारे ग्राउंड्स हैं, तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता अपने बोर्ड से यही कहा था कि मेरे को ग्राउंड्स और जो फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए, और इसमें ही कार्य कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। वाह। तो आपने हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं सर जो पेरेंट्स की तरफ से भी हमारे पास आए हैं और स्कूली शिक्षा को लेकर के उनके मन में कई तरह के विचार हैं, कई तरह की शंकाएं हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप उन शंकाओं को दूर कर पाए। और इसी के तहत सर एक सवाल है हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा को लेकर। इस वक्त पहले जो लॉकडाउन से पहले की यदि हम बात करें तो हमारे टीचर्स साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी वो इतने यूज टू नहीं थे ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के। और आज लगभग सभी क्लासेस जो है वो स्कूल की कहें या कॉलेजेस की सभी ऑनलाइन लग रही हैं। शिक्षक भी अपनी सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर हम कहें कि थर्ड फोर्थ के भी हैं, उनकी भी क्लासेस अभी फोन पर हो रही है, जहां पहले कहा जाता था कि बिल्कुल सेलफोन आपको अलाउ नहीं है।
आप दूर रहिए अभी, पर बच्चा वो चार तो चार घंटे उस पर बिता रहा है। तो इस संबंध में आपका क्या है सर कहना? देखिए, कोविड 19 ने यह एक तरह की हमारे सामने चुनौती रख दी थी। जी। ये एक झटके के साथ आया। एक हफ्ते में इंडिया बंद हो गया। मैंने ऐसा 11-12 मार्च को मुझे ऐसा लगने लगा था, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि किस तरह से ये ग्राफ बढ़ता है और हर जगह होगा। तो मैंने अपने टीचर्स को एक ग्रुप बनाने के लिए कहा था कि ऐसा समय आएगा कि हो सकता है हमको ये व्हाट्सएप ग्रुप्स की आवश्यकता हो। तो उन्होंने सेक्शन वाइज जो उनको पढ़ाने के लिए देने थे अगले सेशन के लिए, वो उन्होंने बना लिए थे। हम वो ग्रुप ही बना पाए थे, तब तक ये लॉकडाउन हो गया। और उन ग्रुप्स का ये फायदा हुआ कि हमने जो अप्रैल तक सोचा था पढ़ाने के लिए, वो लोगों ने लोड कर दिया। अब ऑनलाइन शिक्षा जो है वो नई चीज है हमारे हम सब के लिए। ये नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पर नई चीज इस संबंध में कि जिस व्यापक रूप में अब ये हुई है, जी। इसकी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा होगा। इसमें मैंने मेरे यहाँ टीचर्स को ट्रेन करने का समय नहीं था। दो जी। तीन दिन में जो समझा सके, जूम मीटिंग कर सके, जूम मीटिंग के जरिए वो सीखे। परंतु मैं इस स्कूल के और इस कंट्री के और इस विश्व के सभी टीचर्स को आपके इस शो के माध्यम से सल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने ऑन द जॉब सीख कर जो भी सीखा उसको बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम इसमें पारंगत हो चुके हैं। आज हम खुश हैं। आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग भी हुई थी जूनियर स्कूल की, और पेरेंट बड़े खुश थे, बड़े तारीफ कर रहे थे टीचर्स की कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इसका ये फायदा हुआ, आप देखिए पढ़ना कितना, उसका कितना समझ में आया, यह समय बताएगा। और इसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होऊंगा। लेकिन उन बच्चों को जो पूरे दिन उनको ये नहीं मालूम था क्या करें, कितनी माँ बाप की हेल्प करें, कब उठें कब सोएं, एक जी। नियमित जिंदगी लाने में बहुत बड़ी हेल्प करी। और उससे जो है वो वैसे भी जो है मेरे यहाँ जैसे बच्चे हैं, उनके पास काफी डिवाइसेस होते हैं। तो वो फेसबुक पर और तरह तरह इंस्टाग्राम और इसी पर ही रहते थे। अब उनको हमने एक शिक्षा के रूप में उनसे जोड़ा। और जब हमने टेस्ट का अनाउंस किया तो लोग मुझसे कह रहे थे आप टेस्ट भी करा रहे हो, ये तो लॉकडाउन का समय है, ऐसा क्यों कर रहे हो। और उस टेस्ट करने से मुझे मालूम है कि इंडिया की मेंटेलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। आप जो चीज असेस करते हो वो सीख ली जाती है। तो असेसमेंट जरूरी है। जैसे ही टेस्ट करे, जो बच्चे वो भाग नहीं ले रहे थे, उनके पेरेंट ने उनको भी जबरदस्ती उनको बहाना मिल गया और वो भी उससे जुड़ गए। तो उसका ये फायदा हुआ। थोड़ा सा प्रेशर स्ट्रेस जरूर रहा होगा, पर जिंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो जरूरी है, एकेडमिक स्ट्रेस एकेडमिक गेन के लिए। और मेरे ख्याल से उसका ये फायदा हुआ। परंतु ऑनलाइन को अगर हम लंबे समय के लिए देखें तो इसमें बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है टीचर्स को। हमको जो टूल्स को चूज करना है, कई लोग गूगल कर रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, कोई जूम कर रहा है, कोई कैंपस कर रहा है। देयर आर सो मेनी, आजकल रोजाना नए नए माध्यम आ रहे हैं। जी। हमको उसमें से चूज करके फिर अपने स्टाफ को तैयार कराना चाहिए। और ऑनलाइन शिक्षा और क्लासरूम शिक्षा में अंतर होता है, और उस अंतर को हमको रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि ऑनलाइन शिक्षा किस तरह से बच्चों को सिखा सकती है। और उसके माध्यम अलग अलग होंगे, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, यह बहुत जरूरी होगी। फ्लिप क्लासरूम को भी यूज किया जा सकता है। जब आपने अपना वीडियो अपलोड कर दिया या मटेरियल अपलोड कर दिया, बच्चा उसको पढ़ ले, जो पहले क्लास में पढ़ता था वो खुद पढ़ ले, और वो पढ़ के फिर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में आए और अपने जो कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, उनको वहां क्लियर करे। तो इसका तरीका बदलेगा। हमको जी। बहुत सारे वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये एक मैं कहूंगा शुरुआत है। और इसमें टीचर्स ने जिस तरह से, पेरेंट्स ने और बच्चों ने मिलकर एक प्रगति करी है, वो इंडिया को 10 साल आगे ले गया है। जी। सर यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे शो पर पहले जुड़ भी चुके हैं, तो विथराम कॉलेज की प्राचार्य महोदया डॉक्टर रीता जैन मैडम इस वक्त शो पर जुड़ी हैं। और उन्होंने एक सवाल पूछा है। सर नमस्कार, मैं पूछना चाहती जी। हूँ कि दिल्ली कॉलेज में एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को प्रवेश मिल सकता है क्या?
यदि उसका प्रतिशत बहुत अच्छा है, वह एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, पर पैसे नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई योजनाएं हैं? देखिए, मेरे ख्याल से दिल्ली कॉलेज के बारे में जो भावनाएं हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। जी। मेरे यहाँ आरटीई के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम 25% एडमिशन आरटीई के अंतर्गत दे रहे हैं। और वो बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल भी ऑफर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी धारणा 25% भाग आज 6वीं तक पहुंच चुके हैं वो बच्चे, वो ले रहे हैं। दूसरा, जो बच्चे खेल में, को करिकुलर एक्टिविटीज में और एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं, तो जी। उनके लिए हमारे यहाँ स्कॉलरशिप भी है। हमारी लड़की महक जैन अभी 100% स्कॉलर टेनिस स्कॉलरशिप के साथ यहाँ से फाइनल का एग्जाम दे रही है। इंडिया में उसने अपना नाम किया, विश्व में अपना नाम किया है, और वह एक यूएस यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप पर जा रही है। वो भी एक मध्यम वर्गीय इंजीनियर की बच्ची है। ऐसे ही मेरे पास 5-6 बच्चे और हैं जो शूटिंग और टेनिस और अन्य गेम्स में हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। हमने उनको स्कॉलरशिप दी, जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से स्कॉलरशिप दी। तो हमारे ऊपर ये 25% के अलावा हम यह भी इसको कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो आईएएस हैं और आईपीएस हैं, आर्मी के लोग हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ बर्सरी भी देते हैं, उनको कुछ एजुकेशन में। और इसमें आने वाले समय में, ये देखिए, यह साल तो फाइनेंस के लिए बहुत ही खराब है स्कूल के लिए, जी। बट आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लाएंगे। कारगिल के मार्टर्स के लिए हमने 50% स्कॉलरशिप आर्मी को लिख के दे रखा है। तो कई तरीके हैं। दिल्ली कॉलेज आज ऐसा नहीं है कि केवल अमीरों के लिए है। सबसे निम्न वर्गीय परिवार यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं, और हम वह कोशिश करते हैं कि आप जब उनसे मिलें तो आप यह पता ना कर पाएं कि वो बच्चे किस परिवार से हैं, कैसे परिवार से हैं, किस वातावरण से आ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी जब ये बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे। और मैं आपको और बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी जो एक स्कॉलरशिप स्कीम थी, उसके अंतर्गत भी बच्चे हमारे यहाँ आते थे। और 50, 60 और 70 के दशक में भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से बच्चे आते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने ये किया है। और वो बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने किया, अगर उनको आप फॉलो करें। जी। सर, अभी तक कहा जाए कि ज्यादातर लोगों को यही पता होता था कि दिल्ली कॉलेज मतलब राजा महाराजा के बच्चे जो है, ज्यादातर उस तरह की बच्चे जो है वो शिक्षा लेते हैं। लेकिन आज जिस तरह से आपने इसके बारे में बयान किया है, आपने बताया कि यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को, और आरटीई के तहत भी बच्चों को बहुत सारी हमारे यहाँ पर 25% बच्चे जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं और विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे इंदौर का, हमारे राज्य का नाम। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और हमारे लिए संतुष्टि का विषय है। राजाओं के बच्चे आज भी हैं, पिछले राजाओं के, ऐसा नहीं है। पर हम सब साथ मिलके, वो हमेशा से साथ मिलके रहे हैं जब से ये आजादी हुई है, और हम उसी को आज भी पूरी अपनी क्षमता के साथ, अपने परिश्रम के साथ, अपने मन के साथ उस सेवा को कर रहे हैं। जी, और सर आपके आंसर के बाद डॉक्टर रीता जैन मैम ने आपको थैंक यू भी कहा है। उन्होंने कहा है कि सर, जितने भी बच्चे इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी आपके जवाब से बहुत क्लियर, मतलब जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हुए होंगे, और वो भी आपके जवाब से संतुष्ट हुई। उन्होंने आपको थैंक यू कहा है। सर, अब अगर हम अगले विषय पर बात करें, तो आपके जैसे आपने बताया कि आपने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, और अभी आपके यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग भी आई थिंक ऑर्गेनाइज की गई है। तो आज पेरेंट्स का, सुबह हुई थी। जी, तो वो कैसा अनुभव रहा है ऑनलाइन का? मतलब जनरली जो है वो पेरेंट्स अपने स्कूल में आते थे, बट आज ऑनलाइन बातें हुई है। देखिए, बड़ा एक तो जिन पेरेंट्स से मेरी बात हुई, वो बहुत खुश थे, और मेरे को कई ईमेल पहले भी आ चुके हैं ये प्रेज करते हुए कि हमने यह ऑनलाइन शुरू करी, और इस ऑनलाइन के जरिए हमने सभी क्षेत्रों को, जैसे कि नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए, कोशिश करी है कि हम इसको कर सकें। और जैसे कि देखिए, हमने गेम्स के वीडियो अपलोड करे, योगा के वीडियो अपलोड करे, हमारे यहाँ से कई वेबिनार हो रहे हैं, हमारे ओल्ड बॉयज भी वेबिनार कर रहे हैं,
जो बड़े बड़े क्षेत्रों में पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हमारी एक ओल्ड गर्ल है अवनी बंसल, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो उसको होस्ट करती हैं। 2-3 वेबिनार हो चुकी हैं, आने वाले समय में और भी होंगी। तो इस तरह के कई सारे प्रोग्राम जो एक नॉर्मल उसमें होने चाहिए थे, वो हमने कोशिश करी है। और अगर लॉकडाउन या स्कूल खुलने में देर होगी तो हम इसमें और भी आगे जाएंगे, और इंटर हाउस डिबेट्स, म्यूजिक, इस तरह के प्रोग्राम भी इसमें हम करेंगे। क्योंकि धीमे धीमे हमारे को भी कॉन्फिडेंस आया, पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आया। इसमें केवल एक ही बात है जो आज आपने शुरू में कहा और मैं कहूंगा कि हमारा एक थोड़ा सा जो चिंता है, वह है, थोड़ी नहीं काफी चिंता है, जो ऑन स्क्रीन टाइम बच्चों का और टीचर्स का बढ़ रहा है। जी। इसका क्या असर होगा आंखों पर, मस्तिष्क पर, हमको ये नहीं मालूम है। हाँ, हमको बहुत ये मालूम है कि ये ज्यादा है और ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए भी हम सोच विचार करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि इसमें भी एक बैलेंस लाया जा सके, कि हम उसको ज्यादा ना करें, उतना करें, और बच्चे को भी समझाएं कि भाई अगर आपने ऑनलाइन शिक्षा कर लिया तो अब ज्यादा तो आप जो है अपनी किताबों से पढ़ो, ज्यादा आप अपने नेट पर न जाएं या सोशल मीडिया पर उतना समय न लगाएं। तो उसको भी लिमिट करने की कोशिश की जाएगी। पहले लोग कहते थे आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए, आज 3-3 4-4 घंटे बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन शिक्षा और जो स्कूल में शिक्षा होती है, आने वाले समय में ये दोनों मिलकर हुआ करेंगी। ऑनलाइन शिक्षा का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बच्चा एम्पावर होता है। जी। बच्चे में अपने में शक्ति आती है कि वह अपनी सीख को, अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सके। इंडिविजुअलाइज लर्निंग हो सकती है। इसमें हर बच्चा जो है इम्पोर्टेंस पा सकता है, जो नॉर्मल क्लास में नहीं होता। तो इसके अपने फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि, और उसको अपनी गति से वो आगे बढ़ सकता है, जो क्लास नॉर्मल क्लास में बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी फायदे ऑनलाइन शिक्षा के हैं। बिल्कुल। और सर यहाँ पर हमारे एक व्यूवर लिख रहे हैं, सर 150 150 सेलिब्रेशन, आपके कोई 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं किसी चीज को? 150 साल हो चुके हैं हमारे को शिक्षा देते हुए। जी, वो यहाँ पर हमारे एक दर्शक ने ये भी मेंशन किया है, उसके लिए तो जी हाँ। बहुत सारी जी शुभकामनाएं सर। हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, आज मिली है हमें दर्शक के हाँ, थ्रू। हमारे ओल्ड बॉयज, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट, पूरा समाज बड़ा उत्सुक है। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 has come, but I think in some way or another we will celebrate our success. 150 years is it's like 6th generation coming in. हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनके 6th जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं। हमारे वाह। लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है, एक खुशी की बात है। तो हम जरूर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस दर्शक का, उन्होंने हमको ये ध्यान दिलाया। या आप सभी के लिए दिल्ली कॉलेज इंदौर की शान है, इस देश की हमारी हिस्ट्री और शान है, और मैं आप सबके साथ इसकी खुशी को शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, और हमें भी बेहद खुशी है इस बात की कि 150 वर्ष पूर्ण कर चुका है हमारा दिल्ली कॉलेज, और इस वक्त हमारे साथ हर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। वो कदम से कदम मिलाकर हमारे देश की और हमारे राज्य की उन्नति में हमेशा अपना हाथ बटा रहा है। और इसी के चलते एक और विषय है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। हमने बात की खेल के बारे में, हमने बात की शिक्षा के बारे में। अब यदि हम बात करें समाज सेवा के बारे में, तो दिल्ली कॉलेज इसमें भी काफी कुछ कर रहा है, कर चुका है। तो आप थोड़ा प्रकाश इस पर भी डालें। देखिए, मेरे को आए हुए 3 साल हुए हैं जैसे मैंने कहा, परंतु मेरे आने से बहुत पहले से सेवा, मेरे ख्याल से दिल्ली कॉलेज के लिए वो परमो धर्म कहते हैं ना, सेवा, उस तरह से कार्य करती रही है। 2-3 क्षेत्र हैं जहां रिसेंट, ये पिछले दशक में, मतलब मैं अगर 2010 से 2020 तक आज बात करूं, उसमें हमने काफी कार्य किया है। वह है एक लड़कियों के लिए वॉशरूम बनाना गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो हम आसपास जो गांव हैं और क्षेत्र हैं इंदौर के, उसमें 21 टॉयलेट्स, वॉशरूम बना चुके हैं लड़कियों के लिए। वो उसको हम गवर्नमेंट स्कूल में ही बनाते हैं, और उसका खर्चा हम लेते हैं। और यह कार्य लगातार हो रहा है और लगातार हम करते रहेंगे। जैसी जैसी आवश्यकता आती है हम खुद पता करते हैं और जाते रहते हैं।
दूसरा है आई चेकअप का। करीब 90,000 लोगों का आई चेकअप हम इंदौर में, इंदौर के आसपास गांवों में कर चुके हैं। 90,000 लोगों का, उसमें से करीब 78,000 लोगों को हम चश्मे दे चुके हैं। 3,000 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन करा चुके हैं। इसमें हमारा साथ चौइथराम नेत्रालय देता है और हम उनका धन्यवाद देते हैं। हम उनके साथ मिलकर ये कार्य करते हैं। तीसरा, हमने फिर एक पिछले 2 साल से छतरपुर पन्ना में गए। वहां पर हमको ये पता चला कि जो बफर जोन में गांव हैं वहां पर, क्योंकि पन्ना में टाइगर खत्म हो गया था, एक पीढ़ी ने टाइगर नहीं देखा है, तो वो टाइगर को एज एन एनिमी लेते हैं। तो हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक एनजीओ के साथ मिलकर बनाया है। उसमें मेरे बच्चे जाते हैं और पूरे विश्व के बच्चे भी मैंने बुलाए हुए वहां पे कार्य कर रहे हैं। वो उन गांवों में जाते हैं, अवेयरनेस देते हैं टाइगर के बारे में, क्योंकि उनकी पीढ़ियां टाइगर्स के साथ रह चुकी हैं। वो एनिमी नहीं है, वो साथ में कैसे रहें, को एग्जिस्ट कैसे करें। एनवायरमेंटल अवेयरनेस करते हैं। उनके स्कूलों में जाकर हम पुताई को या जो भी जहाँ भी कंडीशन खराब है टॉयलेट वगैरह की, वो ठीक करते हैं। और वहाँ आई चेकअप और हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं। तो ये वहाँ 5 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है जो हम कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा, ये इसको मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगा, ये हमारा कर्तव्य है इस गंभीर समय में, इस महामारी के समय में, कि हम जो क्योंकि हम एक स्कूल हैं जिसकी तरफ लोग देखते हैं, इंस्पिरेशन के लिए लोग देखते हैं, हम लीड करें। तो इस समय जो भी हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। हमारे ओल्ड बॉयज बहुत कार्य कर रहे हैं। कई लोगों के बारे में पता चल रहा है, कई लोग अपना बताना भी नहीं चाहते हैं और गरीबों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। कई लोगों ने खाने की वो कर रखे हैं। हमारे स्कूल में भी इस समय हमने सारी जो फैमिलीज रह रहे हैं, 100 फैमिली, उनकी सहायता के साथ करीब 1000 पैकेट मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा हूँ। जो क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं उसके लिए जा रहा है। ये पिछले करीब 4 हफ्ते से हम लोग लगातार कर रहे हैं, सुबह शाम। रोटियां लोग घर से बना बना के भेज रहे हैं, क्योंकि हमारी रोटी बनाने की मशीन खराब है। तो इस तरह के कार्य करता रहा है। और मैं आपको और आपके शो के माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़े हैं बताना चाहूंगा कि मैंने बच्चों को कहा है, क्योंकि हमारे अधिकतर बच्चे उस बैकग्राउंड से आते हैं जो जिनको कहेंगे प्रिविलेज बैकग्राउंड, या जो भाग्यशाली है। तो मैं उनको यही कहता हूं, और ये बच्चों ने बहुत ही दिल से लिया है, कि हमको दूसरों के लिए करना सीखना चाहिए। आने वाला समय उसके लिए। तो मेरे बच्चे एक प्रोग्राम करते हैं। पिछले 2 साल पहले केरला में जो बाढ़ आई थी, उसके लिए उन्होंने एक फेट ऑर्गेनाइज करी और 6 लाख रुपए कलेक्टर को दिए थे। हम बात करते हैं सर, इस वक्त जो करंट में जो परिस्थितियां हैं हमारी इस वक्त कोरोना को लेकर के और कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं सभी की जिंदगी में, कई लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, कई लोगों की सैलरीज नहीं आई है, और इन सभी चीजों का असर अलग अलग क्षेत्र में सभी की जिंदगियों में पड़ा है। और इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है शिक्षा पर भी। तो अभी कई पेरेंट्स वरिड हैं इस बात को लेकर कि हम बच्चों की फीस कैसे पे कर पाएंगे, या कैसे हम आगे काफी चीजों को कैरी ऑन कर पाएंगे। स्कूल का जो डोनेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी अनगिनत सवाल है उनके मन में। तो क्या इसको लेकर के कोई योजनाएं प्राइवेट स्कूल्स ने बनाई हैं? सरकार की जो है वो तो अपनी है, अगर हम प्राइवेट स्तर पर बात करें। देखिए, हर स्कूल के लिए अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। जी। हर स्कूल के पेरेंट्स की क्षमता अलग अलग है, और हमको उस क्षमता के अनुसार, और हमारी क्या क्षमता है, हमारा क्या कॉर्पस है, उस हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना होगा कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस देखिए, ये स्कूल आज शुरू नहीं हुआ। ये स्कूल कोई भी स्कूल काफी समय से चल रहे हैं और काफी समय तक चलेंगे। और यह एक टेम्पररी प्रॉब्लम आई है। उसमें जो परेशानी पेरेंट को हो रही है, वही परेशानी हमारे जो शिक्षकों को भी होगी। उनकी तनख्वाह भी उसी पैसे से जाती है प्राइवेट स्कूल के जो फीस के रूप में आता है। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्कूल्स को जिस तरह से पेंट करा गया है इस समाज में, हम लोग एक आवश्यकता है। हमारे बिना आप देखिए 4 लाख प्राइवेट स्कूल हैं और 8 करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि करीब 43% जो बच्चे स्कूल में हैं आज प्राइवेट स्कूलों में हैं।
और पिछले दशक में प्राइवेट स्कूलों में जो मतलब अगर 1996-97 से देखें तो 10% जो हिस्सा प्राइवेट का होता था आज 43% है। इसका मतलब है कि प्राइवेट स्कूल जो है वह अच्छा कार्य कर रहे हैं और पेरेंट उसको देखते हैं कि वो शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका भविष्य को वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ऐसे समय में जब ये परेशानी है तो मुझे समझना मैं ये चाहूंगा आपके द्वारा कहना कि जो मैनेजमेंट्स हैं वो भी संवेदनशील ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम संवेदनशील केवल पेरेंट के लिए ही नहीं हो, हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी हों। मेरे यहाँ 600 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इस 118 एकड़ को चलाने के लिए चाहे ये चले नहीं, चाहे इसमें कोई आए ना आए, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ मिनिमम खर्चे करने पड़ते हैं। और अगर वो स्कूल बंद होने से मेरे को कुछ बचत है, ये मेरा मानना है कि उस बचत को हमको पेरेंट को वापस करना चाहिए। लेकिन पेरेंट को भी इस समय में उन स्कूलों की मदद करनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि ये प्राइवेट स्कूल है, भाई वो प्राइवेट स्कूल आपकी फीस से ही चल रहा है ना, उसको जी। वो फीस ही एक माध्यम है। अगर आप दे सकते हैं और आपको तो आपको तुरंत देना चाहिए, क्योंकि उनको आवश्यकता है इस समय। तरह तरह के पाबंद लगा दिए गए हैं, आप तनख्वाह भी दो और आप फीस भी मत बढ़ाओ और आप फीस भी मत लो। अब कई स्कूल हैं, मैं जानता हूं कि जो केवल 50 और 100 रुपए की फीस पर कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स। अब आप मानिए 50-100 रुपए की फीस में 500 बच्चा है तो कितना पैसा उसको 30-50 हजार के बीच में पर महीने आ रहा है। उसमें से वो टीचर्स को तनख्वाह देगा जो 3-4 हजार रुपए टीचर्स को मिलती होगी, और वो टीचर उनको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि वो पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में जाके यहाँ आ रहे हैं। गवर्नमेंट जी। स्कूल के टीचर की तनख्वाह तो आज भी मोटी है, और चाहे वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो 43% बच्चों को पढ़ा रहा है उसको इस तरह से देखना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल जिनकी ये प्राथमिक जिम्मेवारी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए इस इंडिया के, जिसमें हमारे और आपके टैक्स से पैसा जाता है, वहां पर हम बच्चे नहीं भेज रहे हैं। उसका कारण मैं नहीं जाना चाहता कंपटीशन में कि वो अच्छे हैं वो है। मैं एक एडेड स्कूल से पढ़ा हूँ, एक समय में ये एडेड स्कूल बहुत अच्छे होते थे, तो ये प्राइवेट भी था पर वहां पर टीचर्स गवर्नमेंट से पे होती थी। आज भी कई यूपी में ऐसे स्कूल हैं। तो मैं कहूंगा कि संवेदनशील दोनों तरफ से रहना चाहिए और हमको तरीके ढूंढने चाहिए कि स्कूल बंद ना हो। मेरी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इनके कई प्रिंसिपल से बात हो रही है, उनका मानना है कि वहां स्कूल बंद होने की नौबत आ रही है क्योंकि बच्चे नहीं हैं और फीस नहीं आ पा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस माध्यम से कि कृपया करके जो पेरेंट्स को रियल तकलीफ हो रही है उनको प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से उनको हेल्प होगी। प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है कि आगे, पर जो लोगों पैसा दे सकते हैं वो इस समय को प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में न लगाएं। ये उन लोगों की जरूरत है। मैं और वह एक इसका अभिन्न अंग हैं, और हम दोनों को एक दूसरे को संवारने की और अपने एक दूसरे को जिंदा रखने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल नीड्स। मेरे टीचर्स भी दे रिक्वायर तनख्वाह। मेरे यहाँ 200 डेली वेजेस हैं, उनको मैंने तनख्वाह दी है। वो आ रहे नहीं है पर मैंने तनख्वाह दी है क्योंकि इस समय उनको तनख्वाह की जरूरत है। आवश्यकता परंतु है। अगर फीस नहीं आएगी तो कितने दिन तक ये कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स। ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर, अब अगर हम स्कूल की योजनाओं के बारे में बात हुई तभी, इसके बाद अब एक और विषय है जो इससे अछूता रह रहा है हमारी चर्चा में, वो है एडमिशन। स्कूल्स कब खुलेंगे, एक ये भी मतलब पेरेंट्स के मन में विचार है, तो आप इसके बारे में भी हमें जानकारी दें। मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने एक पोस्ट पढ़ी रतन टाटा जी का, 2020 है जिंदा रहने के लिए। 2020 का एक ही धर्म है, आप अपने को सुरक्षित रखिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए जैसे यह स्थिति डेवलप होती है वायरस की, किस तरह से हम इसके जीत पाते हैं, किस तरह से हम इसके साथ जीना। देखिए ये वायरस कहीं नहीं जाएगा,
ये वायरस हमारे साथ रहेगा और अधिकतर लोग इससे इन्फेक्ट होंगे। लॉक सोशल डिस्टेंसिंग करने से, हैंड वॉश करने से हम लोगों ने इसको डिले कर दिया है। जी। पर ये होगा, जनता को हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो आज हम बचा रहे हैं, लेकिन ये धीरे 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 ये फैलेगा, तो वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में गवर्नमेंट भी और हमने भी, अभी मैंने कल मीटिंग ली थी मेरे सीनियर मैनेजमेंट के साथ, और मैंने प्रोटोकॉल उनको बनाने को कहा है कि अगर स्कूल खुलता, मान लें, मैं ये आज नहीं कह सकता कि स्कूल कब खुलेगा, जून में हमको खोलने को नॉर्मली रहता है, लेकिन आई डोंट नो अगस्त में खुलेगा, ये गवर्नमेंट पे निर्भर करेगा। और ऑल्सो ये निर्भर करेगा कोरोना की स्थिति पर, कोविड-19 की स्थिति पर। हम लोगों को हरी नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को बच्चों को और टीचर्स को सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों से ज्यादा मुझे टीचर्स की चिंता होगी, क्योंकि कई सारे 50 से ऊपर के कई सारे को मॉर्बिडिटीज हैं, उनको कई सारी बीमारी भी हो सकती हैं। तो बच्चा तो आजकल बच्चा कैन बी ए कैरियर। सो बोथ बच्चे और टीचर जो स्टाफ है, दोनों की सेफ्टी को देखते हुए यह निर्णय लेना होगा, और इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, उसको महत्व में उसको सामने रखते हुए हम स्टेगर तरीके से खुल पाए। पहले बोर्डिंग खुल जाए, बोर्डिंग में जो बोर्ड क्लासेस हैं वो खुल जाएं, डे बोर्डर्स हैं हमारे, वो बोर्डिंग में आके रह लें उनके साथ। इस तरह धीमे धीमे हमको, ये बात अभी मतलब कंफर्म नहीं है, कई तरह के सोच हैं। कल हमारी इंडिया के आईपीएससी स्कूल्स के प्रिंसिपल से भी बात हुई, जो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डून, मेयो, दिल्ली कॉलेज, इस तरह के स्कूल्स हैं, और उसमें भी ये कोई क्लियर नहीं था कि हम कब खोल सकते हैं। परंतु सब में यह था कि संवेदनशील रहना चाहिए, पेरेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के रहना चाहिए, उनकी परेशानी को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी हमारी परेशानी को समझना चाहिए। स्कूल एक साल के लिए नहीं है, स्कूल पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर यहाँ पर। और यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स के लगातार आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आपको थैंक यू कहने के लिए, आपको विश करने के लिए। और उसी के साथ एक जो आपके स्टूडेंट है वो लगातार हमें स्पोर्ट्स को लेकर आपको मैसेज कर रहे हैं कि वो क्रिकेट और आपका जो प्ले ग्राउंड है उसे बड़ा मिस कर रहे हैं। अविराज नारंग करके, आई थिंक ये दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, और वो आपको हाँ, मैसेज कर रहे हैं कि सर आई मिस माई क्रिकेट प्ले ग्राउंड। I know, Aviraj. I know that I'm missing your sons on the field. I know you have had your share as an old boy. You have played enough, and I know that many of the old boys want to come back. But my friend, at the moment, keeping Delhi College safe और इस पर कोई धब्बा न लगे, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और ये मैं सिंधिया ग्राउंड रोजाना जाता हूँ, देखता हूँ, पानी दे रहे हैं, उसको ग्रीन रखने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, जब भी यह खुलेगा मैं और आप आमने सामने होंगे, चिंता मत करो, इस बार मैं आपको क्लीन बोल्ड करूंगा। एंड यहाँ पर आपके स्टूडेंट हैं प्रिया राजपाल, वो भी बता रहे हैं कि हमारे टीचर्स हमें काफी हेल्प करते हैं हमें बिजी रखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे कोचेस जो हैं वो हमें वीडियो बनाकर सेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग के, ताकि हमारा जो रूटीन है वो बेहतर चल सके। Hi Priya, I'm happy that you are receiving those, and please follow it up. Keep yourself safe, okay? Look after your parents. That's the key part. This is the के दौरान और इस लॉकडाउन के बाद भी उसको स्पेशली रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए, सबसे पहले तो एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। आप पेशेंस को सीखिए। यह समय आई डोंट नो, मैं मानता हूं कि यह एक तरह से कभी कभी अगर कोई शक्ति है ऊपर, जैसे भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी कहें, जीसस कहें, वो कभी कभी हमको संदेश भेजता है। और यह समय उन्होंने संदेश भेजा है कि हम लोगों को लाइफ को स्लो डाउन करना जरूरी था, हम लोगों को नेचर के साथ रहना सीखना बहुत जरूरी था। हम लोग काफी लोग आजकल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आई वुड लाइक इज द एग्रीकल्चर, दैट शुड गो ऑन। आप फॉलो करिए सोशल डिस्टेंसिंग, आप हाथों को साफ करिए, हैंड सैनिटाइजर्स को यूज करिए, सोप को 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह मलकर करिए, और अपना मुंह कवर करके रखिए। कृपया करके बाहर जाने की अनावश्यक कोशिश ना कीजिए।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और दोस्तों, इस वक्त हमारी बात हो रही है इंदौर के दिल्ली कॉलेज के प्राचार्य महोदय मिस्टर नीरज जी से, जिन्होंने हमें बहुत सारी रोचक जानकारियां प्रदान की। साथ ही साथ दिल्ली कॉलेज को लेकर के कई सारी मिथ्याएं थी, मैं मिथ्या ही कहूंगी इसे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं है, जब तक आप किसी चीज के बारे में डीप में रिसर्च नहीं करते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तब तक आप उसके बारे में ऊपरी तौर पर ही जानते हैं। और आज जब हमने नीरज सर से बात की, तो हमारा वो जो मिथ्या थी, जो भ्रांतियां थी कई बातों को लेकर के, वो दूर हुई है। और इसके लिए मैं नीरज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिन्होंने अभी तक ताई साहब को फॉलो नहीं किया है, वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि लगातार हम ऐसे ही शिक्षाविद व्यक्तियों से आपको मिलवा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत जल्द आईआईएम के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु भी जुड़ने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहेगा। सर, आपने शो पर इतना समय दिया हमें, और हमारे साथ आप जुड़े, आपने इतनी जानकारियां प्रदान करी, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। साथ ही साथ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी भविष्य में हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आप जरूर प्रदान करें। Right, thank you very much, Namrata. All the very best for your show. I'll definitely follow. Don't worry. I like to hear Himanshu. He's also श्योर a good सर। philosopher and a very good professor and a good man. I like to hear him and follow that. And thank you very much for having me. And I like to thank everybody who's been part of the show. Thank you very much. बाकी सर, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर हिमांशु ने आपको हेलो कहने के लिए भी कहा था आज। उन्होंने जब मेरी उनसे मैसेज में बात हुई और मैंने बताया कि आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शो पर, तो उन्होंने कहा था कि से हेलो फ्रॉम माय साइड टू नीरज सर। Please do return my hello and I'll get in touch with him and I'll watch him speak to you. श्योर सर, श्योर, एंड थैंक यू सो मच सर। Bye bye. Thank you very much. बाय। Bye.